हेलो दोस्तों, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मीन्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हाइपोवोलेमिया मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यानी कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। लेकिन ये सिचुएशन कब होती है? जब बॉडी में फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है। बॉडी में फ्लूइड जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में अगर नहीं होती है, तब ये सिचुएशन, ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हाइपोवोलेमिया में फ्लूइड कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि हाइपोवोलेमिया में जब फ्लूइड कम हो जाती है तो ऐसा कोई और भी कंडीशन होगा जिसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरवोलेमिया बोलते हैं। हाइपरवोलेमिया मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, जिसको हम FVE भी बोलते हैं, और हाइपोवोलेमिया में फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, जिसको हम FVD भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये फ्लूइड इम्बैलेंस के कंडीशन में होता है, तो ये दोनों टॉपिक फ्लूइड इम्बैलेंस के अंडर आते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं हाइपोवोलेमिया, ये आखिर BSc नर्सिंग के किस ईयर में पढ़ते हैं? तो ये हम BSc नर्सिंग के सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। और किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? तो आप देख रहे होंगे MSN, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। BSc नर्सिंग 2 में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट 1 है, और इस ईयर में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और ये कौन सी यूनिट है जिसे हम आज स्टार्ट किए? ये यूनिट सेकंड है, यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम क्या है? कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। यूनिट 2 है हमारा कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड इम्बैलेंस। और उस टॉपिक में आज हम मेनली डिस्कस करेंगे हाइपोवोलेमिया के बारे में। यूनिट 2 का नेम है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। अब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट में हमें इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, इसके अंडर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक कॉमन साइन और सिम्टम है, एक कॉमन साइन है एक पेशेंट का। बहुत सारे डिजीज़ में ये कॉमन साइन और सिम्टम होते हैं, जिसमें या तो फ्लूइड ज़्यादा हो जाती है बॉडी में या फिर फ्लूइड कम हो जाती है। तो ये एक तरह से कॉमन साइन और सिम्टम है, जिसे हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में, यूनिट सेकंड में हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी बहुत कॉमन साइन और सिम्टम्स है, जिसमें पेशेंट को बहुत सारे डिजीज़ में वॉमिटिंग होती है, तो ये कॉमन साइन और सिम्टम है। उसके बाद तीसरा है डिस्पनिया एंड कफ। डिस्पनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। ब्रीदिंग जो है वो डीपली नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में डिस्पनिया बोलते हैं। बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और पेशेंट को कफ की शिकायत रहती है। तो ये भी एक कॉमन साइन और सिम्टम है, जिसे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी है जिसके कारण रेस्पिरेशन लेने में, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है, या तो वो फेरिंग्स में स्वेलिंग हो गई हो या फिर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसमें स्वेलिंग हो गई हो, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो कि एक कॉमन साइन और सिम्टम है। शॉक। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी है जिसमें शॉक पेशेंट को लग जाता है। अब शॉक किस वजह से लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सही से टिश्यू में नहीं जा पाता है, इसके कारण पेशेंट को शॉक लग जाता है। ये भी एक कॉमन साइन और सिम्टम है। उसके बाद फीवर। बहुत सारी डिजीज़ में फीवर होती है। सबसे पहले फीवर इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत होने वाली है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है। तो फीवर भी एक कॉमन साइन और सिम्टम है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अनकॉन्शियसनेस या फिर सिनकोप। अनकॉन्शियसनेस को ही हम मेडिकल टर्म में सिनकोप बोलते हैं। इसमें अगर सीवियर अनकॉन्शियसनेस हो जाती है पेशेंट में, तो वो कोमा या फिर डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। तो अनकॉन्शियसनेस में पेशेंट को होश नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर वो अपने होश में नहीं रहता है कि वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस करे, या फिर उसका बॉडी फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन साइन और सिम्टम है। बहुत सारी डिजीज़ में ये कंडीशन आ जाती है पेशेंट में। पेन। बहुत सारी डिजीज़ में पेन होती है, ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मीन्स यहाँ पे यूरिन की बात हो रही है।
मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे यूरिन की बात हो रही है। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ में यूरिन फ्रिक्वेंटली होती है पेशेंट को, यानी कि बार बार पेशेंट को यूरिनेशन करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में भी ये कॉमन साइन और सिम्टम है। बहुत सारी डिजीज़ में ऐसी होती है जिससे हमारा किडनी इफेक्ट होती है। अगर किडनी इफेक्ट होगी तो सही से आपका यूरिन पास नहीं हो पाएगा। तो ये एक कॉमन साइन और सिम्टम है। एडिमा, एडिमा मीन्स स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड। स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड को हम क्या भी बोल सकते हैं, पेरीफेरल, पेरीफेरल एडिमा। स्वेलिंग ऑफ लेग्स और हैंड को क्या हम बोल सकते हैं, पेरीफेरल एडिमा, जिसमें हाथ और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मीन्स फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, टिश्यू में फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एडिमा बोलते हैं। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी है जिसमें ये कंडीशन आती है। उसके बाद है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज के साथ ओल्डर पीपल में बहुत सारे कॉमन डिजीज़ के कारण बहुत सारी डिजीज़ ऐसी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो आजकल डायबिटीज़ हो गया, तो आजकल ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई है। तो एज के साथ बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जो कि आ जाती हैं। तो इन सभी को हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, इन सभी को डिटेल से हम पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक्स के अंडर भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन टॉपिक है जो हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें हम फ्लूइड इम्बैलेंस की बात करेंगे। फ्लूइड इम्बैलेंस में हम हाइपोवोलेमिया को देखेंगे। हाइपोवोलेमिया में को हम डिटेल से देखेंगे, उसका डेफिनेशंस हम देखेंगे, उसका कॉज देखेंगे, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरह से एक नर्स करती है, इन सभी चीज़ों को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोवोलेमिया, जो कि फ्लूइड इम्बैलेंस का कंडीशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया को हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यानी कि FVD भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो। FVD फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या है, तो या हाइपोवोलेमिया क्या है। तो FVD एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें फ्लूइड क्या होती है, फ्लूइड लॉस होती है आइसोटोनिक फैशन में। अब ये आइसोटोनिक फैशन क्या है, आइसोटोनिक मीन्स हाइपोवोलेमिया में वाटर, फ्लूइड मीन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सभी होती हैं। तो हाइपोवोलेमिया में क्या होती है, हाइपोवोलेमिया में फ्लूइड का लॉस होता है आइसोटोनिक फैशन में, मतलब वाटर भी लॉस होती है और इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होती है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम Na, पोटेशियम K, क्लोराइड Cl एक्सेट्रा। अब फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड को हम वाटर बोलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट को हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया में आइसोटोनिक फैशन में फ्लूइड का लॉस होता है, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों साथ में ही लॉस होती है। अब आप बोल रहे होंगे कि कभी वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी तो नहीं लॉस हो जाती है, या फिर अकेले अकेले तो नहीं होती है। वाटर लॉस हो सकती है, लेकिन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों साथ में ही रहती हैं, दोनों इनसेपरेबल है, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो बॉडी में साथ में ही रहती है। लेकिन डिहाइड्रेशन का केस ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस होता है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट का लॉस जब नहीं होता है तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट बढ़ जाती है। उसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के टॉपिक्स में जब हम उसको कवर करेंगे तब मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं हाइपोवोलेमिया, तो उसमें सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि ये FVD जो है वो आइसोटोनिक फैशन में इसमें फ्लूइड का लॉस होता है, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों साथ में लॉस होते हैं। और डिहाइड्रेशन के कंडीशन में क्या होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का लॉस होता है। दूसरा है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या हाइपोवोलेमिया कब और हो सकती है, तो होने के चांसेस तब होते हैं जब इंट्रावेस्कुलर स्पेस से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस में आए। अब इंट्रावेस्कुलर क्या है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस क्या है। इंट्रावेस्कुलर मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है,
तो ब्लड वेसल्स होती है, उसमें ब्लड बहती है, उसमें ब्लड जा रही है। तो ये जो स्पेस है ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस है, ठीक है, जो जिसमें ब्लड होती है, कैपिलरीज हो गई, वेन्स हो गई या फिर आर्टरीज हो गई, इस वेसल्स के अंदर की जो स्पेस है उसको हम इंट्रावेस्कुलर स्पेस बोलेंगे। तो इससे जब ब्लड, और इसके बगल में टिश्यू है, ठीक है, तो टिश्यू है, इससे जब ब्लड मूव करती है इस टिश्यू वाले यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, टिश्यू के फ्लूइड में, टिश्यू के स्पेस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस में, तो उस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस होते हैं। यानी कि ब्लड यहाँ से मूव हो गई इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, अगर ये मूव होती है तो उस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया या फिर FVD होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है कि डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा को हम हाइपोवोलेमिया बोल सकते हैं। यानी कि ब्लड में प्लाज्मा क्या होती है, लिक्विड एरिया है, लिक्विड पार्ट है। ब्लड RBC, ब्लड में हम जानते हैं कि RBC, WBC प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं, तो प्लाज्मा लिक्विड एरिया है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है। तो अगर ये हम मेनली ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइपोवोलेमिया में प्लाज्मा की डिक्रीजमेंट हो जाती है, प्लाज्मा डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इंट्रावेस्कुलर स्पेस से जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस में जाता है, कैपिलरीज वाले स्पेस से जब इधर जाता है टिश्यू के फ्लूइड वाले स्पेस में, तो उस प्रोसेस को हम, उस कंडीशन में को हम थर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। थर्ड स्पेसिंग, ये आप नोट करके रख लें अपनी कॉपी में, थर्ड स्पेसिंग। अब थर्ड स्पेसिंग में क्या होता है, थर्ड स्पेसिंग जब होती है तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसमें से जब ब्लड से जब चली जाएगी इधर जब फ्लूइड जब चली जाएगी टिश्यू वाले में, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है, जो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें से फ्लूइड निकल चुकी है, उसमें से प्लाज्मा जो कि उसका लिक्विड एरिया है वो निकल चुका है। तो ब्लड क्या होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं कि उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड उसमें से जा चुकी है। अब जब इंट्रा वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि जब ब्लड में सिर्फ RBC बच जाएंगे और जो लिक्विड एरिया है वो निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में एक्यूट ब्लड लॉस हो सकती है। यानी कि ब्लड लॉस अचानक से आपकी बॉडी में कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के साथ प्लाज्मा का भी होना इंपॉर्टेंट है, तो एक्यूट ब्लड लॉस हो जाएगी। और दूसरा कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड जा चुकी है। तो जब फ्लूइड जा चुकी है यानी कि वाटर जब नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकती है, उस कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, आपके पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अब हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर को देखते हैं। कॉजेज में सबसे पहला कॉज है इंटरनल ब्लीडिंग एंड डिहाइड्रेशन। हाइपोवोलेमिया है यानी कि बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो ये कब हो सकती है, इसके कॉज कौन कौन से हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनल ब्लीडिंग, अगर बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है यानी कि ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिया हो सकती है। दूसरा है डिहाइड्रेशन, मैंने आपको बताया है कि डिहाइड्रेशन में अगर वाटर का लॉस होता है तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन होती है। दूसरा है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फैलोपियन ट्यूब में अगर स्वेलिंग है और वहाँ पे फर्टिलाइज एग, फैलोपियन ट्यूब में अगर स्वेलिंग है तो फर्टिलाइज एग यूट्रस तक नहीं जा पाता है और उसी ट्यूब में फंस जाता है, जिसके कारण एग जो है वो रप्चर्ड कर जाती है, वो वहाँ पे फट जाती है। तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है या फिर हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा है ड्रेनेज फ्रॉम वुंड एंड फिस्टुला। वुंड मतलब घाव होता है और फिस्टुला मीन्स इंटेस्टाइन के आसपास के जो ऑर्गन्स है उसमें सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है फिस्टुला के कंडीशन में। तो अगर ड्रेनेज होता है वुंड और फिस्टुला से, तो उस कंडीशन में भी बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड का लॉस हो जाता है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सक्शनिंग। पॉइजन के केस में अगर हम देखें तो एक पेशेंट का अगर पॉइजन निकालने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट के बॉडी में हाइपोवोलेमिया के चांसेस हो सकते हैं। रीनल फेलियर, जिसकी किडनी फेल हो जाती है, अगर किडनी फेल कर गई तो सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी वाटर की, और उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिया के चांसेस होंगे। डायबिटिक यानी कि डायबिटिक पेशेंट या डायबिटीज़ कह लीजिए कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस होते हैं। डाययूरेटिक थेरेपी। डाययूरेटिक थेरेपी क्या है, डाययूरेटिक थेरेपी के कारण किडनी जो है वो ज़्यादा वाटर और ज़्यादा सोडियम को एक्सक्रीट करती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वाटर एक्सक्रीट
वाटर एंड सोडियम थ्रू किडनी। तो डाययूरेटिक थेरेपी जब हम देते हैं किसी पेशेंट का करते हैं तो उस कंडीशन में अगर बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है तब हम डाययूरेटिक देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सोडियम और वाटर बॉडी से अगर निकल गया है थ्रू किडनी तो इस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस होते हैं। उसके बाद है इलियोस्टमी और सिकोस्टमी। जहाँ पे टमी लगी रहे इसका मतलब है कि रिमूव करके निकालना, यानी कि रिमूव कर देना। तो इलियोस्टमी का आप समझ रहे हैं कि इंटेस्टाइन से ये कनेक्टेड है। तो इलियोस्टमी में इंटेस्टाइन को यानी कि बॉवेल को साफ किया जाता है, बॉवेल के फीसिस को साफ किया जाता है एक अडल्ट में, और सिकोस्टमी जो है एक बच्चे में किया जाता है। एक बच्चे के बॉवेल को साफ करते हैं, बॉवेल के फीसिस को साफ करते हैं अगर उसकी किडनी में प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें साफ करने की ज़रूरत होती है उसके बॉवेल या फिर इंटेस्टाइन को भी हम बॉवेल बोल सकते हैं। तो सिकोस्टमी जो कि बच्चे में होती है, और सिकोस्टमी कैसे होती है, ये एब्डोमेन के साइड ये खुला हुआ पार्ट होता है और इसमें सी ट्यूब होती है जो कि 6 से 12 मंथ तक चेंज की जाती है। और इलियोस्टमी में भी वही चीज़ है कि बॉवेल साफ़ किया जाता है, बॉवेल के फीसिस को साफ़ करते हैं। तो इस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस पेशेंट में हो सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म नथिंग बाय माउथ। अगर बहुत लंबे समय से कोई अगर बेड पेशेंट है जो कि बेड पे ही लेटा हुआ या फिर कोमा का जो पेशेंट है उसमें ये चीज़ होती है क्योंकि वो लंबे समय तक मुँह से कुछ भी नहीं खा और पी सकता है, तो उसमें हाइपोवोलेमिया के चांसेस हो जाते हैं। क्रॉनिक इलनेस, अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी से आप अगर लड़ रहे हैं, आप कोई बीमारी आपको है बहुत लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस होते हैं। उसके बाद लो फ्लूइड इंटेक, कम पानी पीने से भी, कम फ्लूइड इंटेक करने से भी हो जाती हैं। एक्सटेंसिव वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग आपको हुई है, आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस होते हैं। उसके बाद है सीवियर डायरिया के केस में भी होती है। आप सभी को पता है हाइपोवोलेमिया के चांसेस प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत अधिक अगर पसीना आपको निकलता है तो हाइपोवोलेमिया के चांसेस उस कंडीशन में भी हो जाते हैं। मेडिकेशंस, आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, मेडिकेशन आप पे ही आप डिपेंड रहते हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपको दवाइयाँ रोज़ लेनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोवोलेमिया के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद है ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट्स हो जाता है जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। अगर ब्लड का लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें प्लाज्मा का भी लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिया के चांसेस हो जाते हैं और केस कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ब्लड को कंट्रोल करना चाहिए, ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। सिरोसिस ऑफ लीवर के भी केस में, सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होती है कि जो लीवर की टिश्यू है वो ख़राब होने लगती है। वो क्यों ख़राब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन के कारण भी हुई होती है। अगर आप मोटापे के शिकार है, अगर ओबिसिटी है आप में, तब भी ये चांसेस हो सकती है। और उसके बाद डायबिटिक पेशेंट को भी हाइपोवोलेमिया के केस होते हैं, तो सिरोसिस ऑफ लीवर इस कंडीशन से हो सकते हैं, डायबिटीज़ के कारण, ओबेसिटी के कारण, हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन के कारण ये सिरोसिस ऑफ लीवर होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण भी सिरोसिस ऑफ लीवर होते हैं, लीवर की टिश्यू ख़राब हो जाती है। जब लीवर की टिश्यू ख़राब होती है तो उस कंडीशन में बॉडी में फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है और क्या चीज़ के हम शिकार हो जाएंगे, हम हाइपोवोलेमिया के शिकार हो जाएंगे। उसके बाद सिस्टेमिक इन्फेक्शन अगर बॉडी में है, सिस्टेमिक मीन्स अगर ब्लड इन्फेक्शन बॉडी में है, ब्लड में कोई अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी प्लाज्मा का लॉस होने लगता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस होते हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बाद हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। मैं आपको बता दूं कि पैथोफिजियोलॉजी को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी को कभी भी हम पैराग्राफ्स में नहीं लिखते हैं, इसको हम हमेशा एरो में लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको हम हमेशा कैसे लिखेंगे, एरो में लिखेंगे। और पैथोफिजियोलॉजी में हम टिश्यू या फिर उस ऑर्गन में जो डिजीज़ से पहले जिस कंडीशन में वो ऑर्गन या फिर टिश्यू या फिर पेशेंट था, उसके बाद
उस डिजीज़ के कारण क्या चेंजेस हुए हैं और अभी उसकी कंडीशन क्या है, हम उस चीज़ को लिखते हैं। तो हाइपोवोलेमिया में हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी को, एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्योंकि हाइपोवोलेमिया है यानी कि फ्लूइड लॉस हो गई है। तो फ्लूइड लॉस कहाँ से होती है, मेनली ब्लड से लॉस होती है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा का जो प्लाज्मा है वो लॉस हो जाती है, यानी कि अगर ये आपकी कैपिलरी है तो इसमें ब्लड बह रही है, यहाँ से अगर प्लाज्मा निकल जाती है इधर टिश्यू में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो क्या होगी, यहाँ पे ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। तो क्या होगी, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम में क्या होती है, ब्लड होती है, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगी, यानी कि हार्ट में जो ब्लड जाएगी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो कम हो जाएगी। तो डिक्रीज वेनस रिटर्न, जब हार्ट में जब वो ब्लड जाएगी तो उसके बाद वो एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगी। जब हार्ट में ही कम ब्लड गई है तो वेंट्रिकल में कहाँ से न्यू ब्लड आएगा, तो वहाँ भी ब्लड की जो अमाउंट होगी वो कम होगी। तो डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी कि जो वेंट्रिकल है उसमें भी ब्लड की कमी होगी तो वो भी डिक्रीज कर जाएगा, वेंट्रिकल कम भरेगा। उसके बाद डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब मान ले स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि ईच हार्ट बीट पे, यानी कि प्रत्येक हार्ट बीट पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल जो ब्लड को, अगर ये हार्ट है, मान ले कि हार्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो ईच हार्ट बीट पे जितना ये कॉन्ट्रैक्शन करे, जितना ये ब्लड को भेजी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ईच हार्ट बीट पे, प्रत्येक हार्ट बीट पे, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो भी कम हो जाएगी क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड कम आया है, कम भरा हुआ है, तो यहाँ से ब्लड भी कम जाएगी। और डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, जो फाइनली जो हार्ट भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में, वो भी कम हो जाएगी, उसको हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। जब कार्डिक आउटपुट ही कम हो गई, टोटल जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है बॉडी में वही कम हो गई, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि टिश्यू में ब्लड कम जाएगी। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि ब्लड की जो मात्रा है, जितनी चाहिए अमाउंट उतनी नहीं हो पाएगी। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त मात्रा में टिश्यू में ब्लड का परफ्यूजन होगा। तो इस तरह से हम पैथोफिजियोलॉजी को लिखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। जब हाइपोवोलेमिया एक इंडिविजुअल पेशेंट में जब हो जाती है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला साइन और सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, थर्स्ट, यानी कि उसे प्यास लगती है। दूसरा है वेट लॉस, उस पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है हाइपोवोलेमिया में। उसके बाद पुअर स्किन टगर, पुअर स्किन टगर का मतलब है इलास्टिसिटी स्किन की, लूज होने लगती है स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, तो उसको हम बोलेंगे स्किन टगर। तो वो स्किन टगर जो है वो पुअर हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उसके बाद ड्राई स्किन और ड्राई माउथ, उस पेशेंट में ड्राई स्किन की समस्या रहेगी और उसका जो माउथ है वो भी ड्राई रहेगा। उसमें लो ब्लड प्रेशर पाया जाएगा और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ रहेगा। उसकी जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो स्टेबल नहीं होगी, वो कभी खुश होगा, कभी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, वो बहुत ही वीकनेस फील करेगा। उसके बाद उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पेल हो जाएगी, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ की पीली हो जाएगी हल्की सी। संकिन आई बॉल्स उसके रहेंगे, यानी कि धसी हुई आँखें उसकी रहेंगी। रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगा उस पेशेंट को। ड्राई आई, उसकी आंख सूखी हुई लगेगी उसको, जैसे कि उसकी आंख में कुछ चला गया हो। उसके बाद डिक्रीज जगुलर वेनस प्रेशर। अब जगुलर वेन कहाँ पे होती है, हमारे नेक में होती है जगुलर वेन, तो यहाँ पे जो वेनस प्रेशर है, यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है जगुलर वेन में वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे और टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन यानी कि TPR को चेक करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उसके पास्ट में उसको कभी ऐसा कंडीशन आया है या नहीं है, और प्रेजेंट में उसकी डाइट क्या है, और कितना वो पानी पीता है, कितना फ्लूइड का इंटेक करता है, उसकी जो यूरिन आउटपुट है वो कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछेंगे और उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम पाएंगे कि अगर वो हाइपोवोलेमिया का शिकार है, हाइपोवोलेमिया है उसके बॉडी में, तो BUN
इंक्रीज़ रहेगा, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और हीमेटोक्रिट भी ज़्यादा होगा, उसके बॉडी में एलिवेट रहेगा, यानी कि इंक्रीज रहेगा। हीमेटोक्रिट मतलब RBC, यानी कि जो RBC का जो लेवल है वो 55% से ज़्यादा होगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 25 mg/dl से ज़्यादा होगा। तो हम ये पाएंगे अगर वो हाइपोवोलेमिया का शिकार है तब। उसके बाद हम उसके यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में हम उसके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होती है कि यूरिनेशन जब वो करता है, जब वो पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उसमें यूरिन यानी कि यूरिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है हाइपोवोलेमिया है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है कि नॉर्मल है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, मोर देन किससे ज़्यादा होगी? 1.030 से ज़्यादा होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल कितनी होती है एक अडल्ट में? तो 1.005 से लेकर के 1.030 तक होती है। अगर 1.030 से ज़्यादा है यानी कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया का शिकार है, हाइपोवोलेमिया से ग्रसित है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोवोलेमिया के मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम दो टाइप से हाइपोवोलेमिया को मैनेज करते हैं, हाइपोवोलेमिया का मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फिर हम फर्दर असेसमेंट करेंगे, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे और फिर नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले देख लें मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट करने से पहले हम पता लगाएंगे कि जो हाइपोवोलेमिया है वो किस स्टेज में है। यानी कि हाइपोवोलेमिया के 3 स्टेजेस है। पहला है हाइपोवोलेमिया अनसर्टेन, ठीक है, हाइपोवोलेमिया अनसर्टेन, फिर है माइल्ड हाइपोवोलेमिया एंड देन मॉडरेट या सीवियर, मॉडरेट या फिर सीवियर हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया अनसर्टेन में हम पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे। IV फ्लूइड्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहला है रिंगर लैक्टेट, ठीक है, उसके बाद है दूसरा 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड देन 100 से 200 ml नॉर्मल सेलाइन। और ये इंटरवल क्या होगी नॉर्मल सेलाइन देने का? तो 15 मिनट्स के इंटरवल पे, 15 मिनट के इंटरवल पे हम 100 से 200 ml पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इस हाइपोवोलेमिया अनसर्टेन में IV फ्लूइड्स को दे देंगे। उसके बाद माइल्ड हाइपोवोलेमिया में हम यानी कि हल्की सी हाइपोवोलेमिया है, कम है, तो ओरल फ्लूइड्स दे देंगे। उसको आइस चिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि अगर वो मुंह से कुछ लेने के सक्षम है, अगर वो मुंह से कुछ ले सकता है तो हम उसको आइस चिप्स भी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो हाइपोवोलेमिया का कंडीशन है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद मॉडरेट और सीवियर हाइपोवोलेमिया में हम के पहले क्या देंगे? हम पहले क्रिस्टलोइड्स देंगे। अब क्रिस्टलोइड्स क्या है? क्रिस्टलोइड्स में एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल है ये बहुत स्मॉल होता है और ये हाइपोवोलेमिया या फिर डिहाइड्रेशन के केस में फ्लूइड का जो रिसक्सिटेशन है यानी कि जो रिवाइव करती है फ्लूइड को, पेशेंट को जो रिवाइव करती है वो बहुत जल्दी फ्लूइड की कमी को पूरा कर देती है क्रिस्टलोइड। और ये बहुत चीप भी होती है, सस्ती भी होती है और कंफर्टेबल भी होती है देने में, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम पहले क्रिस्टलोइड्स को दे देंगे। अब क्रिस्टलोइड्स भी 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से जो हमें ऑर्डर दिया जाएगा उस हिसाब से हम क्रिस्टलोइड्स दे देंगे। अब D5W भी दे सकते हैं, यानी कि डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। डेक्सट्रोज कब देते हैं? जब अगर हाइपोवोलेमिया के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी है, तब हम उस कंडीशन में डेक्सट्रोज 5% इन वाटर यानी कि D5W का क्या होगा फुल फॉर्म? डेक्सट्रोज 5% इन वाटर दे सकते हैं। इसके अलावा ये डिहाइड्रेशन के अलावा इंसुलिन स्टॉक में और ये नॉर्मली भी अगर वीकनेस होती है तो हम इसको थोड़ा सा दे सकते हैं। उसके बाद अगर क्रिस्टलोइड अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्रिस्टलोइड से अगर बॉडी में फ्लूइड का जो अमाउंट है वो रिवाइव नहीं हो पा रहा है, बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो लास्टली हम क्या देंगे? लास्टली हम कोलोइड्स देंगे। कोलोइड्स क्रिस्टलोइड से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है और इसका जो मॉलिक्यूल है वो लार्ज होता है। वो काफ़ी, ये क्रिस्टलोइड्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है और कोलोइड्स का लार्ज मॉलिक्यूल होता है और इसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसिव होता है। ये तब हम देते हैं जब क्रिस्टलोइड
रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, कि स्टेरॉइड से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, तो लास्टली हम पेशेंट को कोलॉइड्स देते हैं ताकि बॉडी का जो फ्लूइड है वो नॉर्मल हो सके पेशेंट के बॉडी में। इस तरह से हम देख लिए कि मैनेजमेंट किस तरह से होती है हाइपोवोलेमिया की। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से होती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे नर्सिंग असेसमेंट किस तरह से होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट की बात करें तो नर्सिंग असेसमेंट में एक नर्स क्या क्या करती है और एक नर्स को हाइपोवोलेमिया के केस में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहला पेशेंट का साइन और सिम्टम्स उसको चेक करने चाहिए कि पेशेंट का क्या क्या साइन और सिम्टम्स है। देखना चाहिए कि हाइपोवोलेमिया के जो सिम्टम्स है उससे पेशेंट के साइन और सिम्टम्स मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद है उसको वाइटल साइन चेक करना चाहिए। वाइटल साइन में वो क्या क्या देखेगी अगर हाइपोवोलेमिया का केस है। तो अगर हाइपोवोलेमिया है पेशेंट को तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, यानी कि साइनस टैकीकार्डिया होगा। मेडिकल टर्म में हार्ट रेट इंक्रीज को क्या बोलते हैं, अगर इंक्रीज हार्ट रेट है तो हम उसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। उसके बाद उस पेशेंट का बीपी लो होगा, उस पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा। उसके बाद उसकी जो वीक और रैपिड पल्स होगी, यानी कि जो उसकी पल्स होगी जब एक नर्स चेक कर रही होगी तो वीक पल्स होगी, यानी कि बहुत धीमी पल्स होगी, और रैपिड जल्दी जल्दी पल्स होगी, उसकी डीपली पल्स नहीं होगी। उसके बाद पोस्चरल हाइपोटेंशन की शिकायत होगी, या फिर उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। अब ये क्या होती है, पोस्चरल मतलब सडनली अगर पेशेंट अपना पोजीशन चेंज करता है, जैसे कि अगर वो बैठा हुआ है और वो खड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको दिक्कत होती है, उसको वीकनेस फील होता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी। लो बीपी, उसकी जो बीपी है वो लो हो जाती है, उसको चक्कर आने लगता है अगर वो पोजीशन को चेंज करता है। तब आप भी कभी गौर किया होगा, तो अगर आप बैठे रहते हैं बहुत देर तक और सडनली आप खड़े हो जाते हैं तो ऐसा आपके आंखों के सामने धुंधला सा होने लगता है, यानी कि उस टाइम में आपका बीपी लो हो जाता है, और उस कंडीशन को हम पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। उसके बाद एक नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को उसके फ्लूइड इनटेक को मेज़र करना चाहिए और आउटपुट को अगर वो कर सकती है तो वो 8 आवर में करे, या फिर अगर सीवियर केस है हाइपोवोलेमिया का तो उसको आवरली करना चाहिए, उसको एक एक घंटे पे करना चाहिए कि पेशेंट कितना फ्लूइड ले रहा है और पेशेंट का जो यूरिनेशन है वो कितने कितने टाइम पे हो रहा है और उसकी अमाउंट कितनी है। उसके बाद उस पेशेंट का वेट डेली करना चाहिए। अगर पेशेंट में हाइपोवोलेमिया है तो उस पेशेंट का जो वेट है वो डेली लॉस होगा, तो उस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट में हाइपोवोलेमिया है या फिर नहीं। उसके बाद उसके स्किन टगर को चेक करना चाहिए, यानी कि स्किन की इलास्टिसिटी को चेक करना चाहिए। स्किन की इलास्टिसिटी हम इजीली कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, हम फोरहेड पे चेक कर सकते हैं, हम स्टर्नम पे चेक कर सकते हैं। स्टर्नम की जो स्किन होती है वहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो वो पुअर स्किन टगर होगी अगर वो हाइपोवोलेमिया से ग्रसित है, अगर उसमें हाइपोवोलेमिया के चांसेस हैं तो। या फिर थाई के पास की जो स्किन होती है उस स्किन को भी चेक करने से पता लग जाता है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया का शिकार है या फिर नहीं है। उसके बाद उसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना चाहिए। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी पेशेंट में अगर वो हाइपोवोलेमिया से ग्रसित है या फिर हाइपोवोलेमिया के चांसेस उसमें है तो। अगर वो हाइपोवोलेमिया का कंडीशन वाला पेशेंट है तो उसकी जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम दूसरा देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस को। अब नर्सिंग डायग्नोसिस किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम नंदा के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नंदा के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे, हम उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस को भी बनाते समय ध्यान रखेंगे कि आप इसे पॉइंट वाइज ही लिखें और कम से कम आप 5 नर्सिंग डायग्नोसिस को एग्ज़ाम में लिख करके आएँ ताकि आपको मार्क्स मिले। एक डिजीज़ का आपको कम से कम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरह से लिखते हैं हम। सबसे पहले क्योंकि हाइपोवोलेमिया का केस है तो कैसे लिखेंगे, रिस्क फॉर डिफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम यानी कि FVD, जिसको हम हाइपोवोलेमिया भी बोलते हैं। तो रिस्क फॉर डिफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम। अब नंदा है तो नंदा में हम ये रिलेटेड टू लिखते हैं। तो रिस्क फॉर डिफिशिट
फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस, यानी कि किस कारण हुआ है, तो फ्लूइड लॉस के कारण हुआ है। क्या हुआ है, बॉडी में फ्लूइड की कमी हुई है फ्लूइड लॉस के कारण। अब वो फ्लूइड लॉस का कारण कौन है, फ्रॉम वॉमिटिंग, या तो वो वॉमिटिंग से फ्लूइड कम हो सकती है, फ्लूइड लॉस हो सकती है, या फिर डायरिया से, या फिर इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, या फिर कम पानी पीने से, या फिर जो आपका पेशेंट है वो कम पानी लिया है, कम पानी पिया है, उस वजह से हाइपोवोलेमिया हो सकती है। तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, तो रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम नंदा है तो रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो गई है फ्रॉम किस कारण, वॉमिटिंग, डायरिया और इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। दूसरा हम कैसे लिखेंगे, अब चलिए सबसे पहले हाइपोवोलेमिया का केस है तो फ्लूइड की कमी थी, इस वजह से हमने लिख दिया कि किस किस कारण बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है। दूसरा है कि अगर मैंने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाती है, यानी कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जो कि हार्ट फाइनली पंप करती है, वेंट्रिकल पंप करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट का जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। रिलेटेड इनसफिशिएंट फ्लो ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम है इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है कि इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में जो नॉर्मल वो रहती है उस तरह से नहीं होगी। रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ओरल सिक्रेशंस, क्योंकि हाइपोवोलेमिया के केस में मैंने आपको बताया था कि ड्राई माउथ हो जाती है, तो ड्राई माउथ की कंडीशन में क्या होगी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, इसीलिए कैसे हम लिखेंगे, इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन्स रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ओरल सिक्रेशंस। चौथा हम लिखेंगे इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम, यानी कि अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है तो टिश्यू में भी ब्लड जो है वो कम जाएगा, और टिश्यू में जितनी ब्लड की मात्रा होनी चाहिए, जितना ब्लड टिश्यू को चाहिए अपने फंक्शन के लिए, उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि जो टिश्यू का जो परफ्यूजन है, टिश्यू में जो फंक्शन होना है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, वो इफेक्टिव तरीके से नहीं होगी। रिलेटेड टू किसके कारण नहीं होगी, इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम। पांचवा है कॉन्स्टिपेशन होता है हाइपोवोलेमिया के केस में, अगर बॉडी में फ्लूइड कम है तो कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, तो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड्स की जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर गई है, इसीलिए उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी। इस तरह से हम 5 कम से कम नर्सिंग डायग्नोसिस को हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू नंदा। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्स को एक्शन लेना है, यानी कि नर्स को अब पेशेंट को जो सभी चीज़ें उसको चाहिए वो चीज़ देनी है। तो सबसे पहले हम वाइटल साइन चेक करेंगे पेशेंट का और नोट करेंगे फिजिकल सिम्टम्स या साइन नोट करेंगे क्या चीज़ का, डिहाइड्रेशन का। अगर डिहाइड्रेशन का केस है तो हम फिजिकल साइन जो है उसका नोट करेंगे। उसके बाद हम पाएंगे कि साइनस टैकीकार्डिया है, यानी कि उसकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हुई है अगर वो हाइपोवोलेमिया उसमें है तो। उसके बाद उसकी जो बीपी है वो लो है, हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी जो है उसकी लो है। उसके बाद हम उसकी स्किन टगर को चेक करेंगे। इस स्किन टगर को हम किस तरह से चेक करेंगे, उसके फोरहेड, स्टर्नम या फिर उसकी थाइस की स्किन को हम पिंच करके देखेंगे कि उसकी जो स्किन टगर है वो किस कंडीशन में है। अगर पुअर स्किन टगर होगी तो वो पिंच करने के बाद उसी स्टेट में रहेगी, वापस से नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगी। उसके बाद हम उस पेशेंट को इंकरेज करेंगे फ्लूइड लेने के लिए। अगर फ्लूइड टॉलरेटेड है, अगर वो मुंह से फ्लूइड ले सकता है तब। उसके बाद अगर वो मुंह से फ्लूइड नहीं ले सकता है तो हम उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे। आईवी फ्लूइड्स में मैंने आपको बताया रिंगर लैक्टेट और 0.9% सोडियम क्लोराइड हम उस पेशेंट को देंगे। अगर हाइपोवोलेमिया वॉमिटिंग या डायरिया या फिर इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो वॉमिटिंग के केस में हम एंटी एमिटिक ड्रग्स और डायरिया के केस में हम एंटी डायरियल ड्रग्स और इन्फेक्शन के केस में हम एंटीबायोटिक ड्रग्स को आईवी फ्लूइड्स में मिक्स करके देंगे। इस तरह से हम एक पेशेंट का केयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हाइपरवोलेमिया की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।